चलिए, तो गाइज जैसा कि मैंने कहा हम इसी के रिवीजन में कंटिन्यू करेंगे। तो रिवीजन पर्सपेक्टिव से हम पहले 6 टॉपिक्स कर चुके हैं। उन 6 टॉपिक्स में मैं एक चीज़ आप लोगों को बस एक बता दूं, अगर आपको याद हो तो पिछली बार मैंने बोला था एक चीज़ मेरे हिसाब से यहाँ पे सोल्यूशन में गलत दी हुई है। आई विल स्टिल कन्फर्म एंड गेट बैक। वो था क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ BRS, आपको याद आया? ठीक है, तो उसमें ऐसा हो रहा था, ये जो था यहाँ पे ऐसा दिया हुआ था चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। तो देखो इसमें अगर मैं ये सोचूं चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, चेक रिसीव हुआ है और हमने डिपॉजिट नहीं किया है, तो ना हमने रिकॉर्ड किया ना पासबुक में आया, तो कुछ इसका इफेक्ट नहीं आएगा। वो मैंने आपको बोला क्यों नहीं वैसा ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा कुछ एक ना एक प्रॉब्लम तो है। तो अगर यहाँ पे लिखा है तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि हमने इसको कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए हमने इसको BRS का पार्ट तो बनाया। कभी भी कोई भी सम अगर दिया है तो आपको ऐसा अज्यूम करना है कि वो BRS का पार्ट तो बनेगा, अनलेस उन्होंने ही क्वेश्चन में घुमा घुमा के ऐसा बोल दिया है कि वो नहीं आएगा। ठीक है, ये पार्ट पे तो अपने को कोई डाउट नहीं था। सेकंड था ये वाला जो यही ट्रांजैक्शन जो है, आइडियली मेरा सवाल ये था कि क्योंकि ये जाना चाहिए था कैश कॉलम में और हमने इसको गलती से कौन से कॉलम में लिख दिया था, बैंक कॉलम में। कौन से कॉलम में लिख दिया था? तो आइडियली ये एडजस्टेड कैश बुक का पार्ट होना चाहिए था, जिसमें हमें इसको रिवर्स कर देना चाहिए था। बट जब हमने एडजस्टेड कैश बुक का सोल्यूशन देखा था तो ये 1200 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट नहीं किया था, जो मैंने आपको बोला था होना चाहिए। आई जस्ट कंफर्म, टाइपिंग एरर ही है, यहाँ पे आपको 1200 रुपए लिखने पड़ेंगे। कोई भाई से वो अंकुर भाई को बुला दोगे क्या? आपको क्रेडिट साइड पे 1200 लिखना पड़ेगा। क्लियर है सभी लोगों को? हाँ, क्या लिखना पड़ेगा? बाय चेक डिपॉजिटेड बट सॉरी बाय चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, ब्रैकेट में रेक्टिफिकेशन। मैं उसका एक है ना जो आएगा वहां पे वो आप लोगों को भेज रहा हूं, जो मैंने हमारे टाइपिंग वाले को भेजा है रेक्टिफिकेशन के लिए। देखो आपके ग्रुप में एक आ गया है मैसेज, उसमें अपन लिखेंगे बाय चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, ब्रैकेट में रेक्टिफाइड 1200 क्रेडिट साइड पे, और फिर आपका एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस 10,700 के बदले आ जाएगा 9,500। इतने गाइज आप लोग फाइनल अकाउंट्स का फर्स्ट सम सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए ना। ऑनलाइन जो लोग हैं मैंने इमेज भेज दिया है ग्रुप पे, इन केस आप लोगों ने अभी तक बुक नहीं कलेक्ट किया होगा तो यू विल बी एबल टू यूज दैट। प्रेजेंटेशन डज नॉट मैटर, सिर्फ नंबर्स भी लिख के करोगे मैडम, रूलिंग का तो टाइम ही नहीं रहेगा, सिर्फ टी ड्रॉ कर लो अगर आपको करना है तो। आई डोंट अप्रिशिएट यू कैरिंग अ स्मॉल स्केल, प्लीज। एग्जाम में लेके जाओगे तुम अपना 15 मिनट वेस्ट कर दिया, याद रखना। जस्ट रिमेंबर दिस, ओके? 15 मिनट मतलब 2-4 मार्क का फर्क पड़ गया एट द स्टार्ट बाकी लोगों से। डोंट डू दैट। चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को सॉल्व करना है स्वतः। अच्छा सॉरी, एक और चीज मेरे को डिस्कस करनी थी। मैंने एक वो BRS वाला आपको बता दिया, एक और चीज थी। गाइस 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 प्लीज सब लोग सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मन में एक डाउट था कि असेट डिस्पोजल अकाउंट कब बनाने का कब नहीं बनाने का, किसी बच्चे ने नहीं पूछा था बट मैंने कंसल्ट किया 1-2 टीचर्स को, तो सिंपल रूल मुझे ये पता चला कि मतलब आपने जब भी सम्स मैंने कराया उसमें हर में असेट डिस्पोजल रहा है, अपन ने ओनली PFD वाला सम कभी किया नहीं है। तो मैंने 1-2 टीचर से पूछा भी, तो सिंपल रूल क्या फॉलो करने का, अगर PFD है तो असेट डिस्पोजल कंपल्सरीली बनाओ। समझ गए ये बात? अगर मेथड कौन सा है, प्रोविजन फॉर, तो असेट डिस्पोजल कंपल्सरीली बनाना ही है। और अगर सादा सम है जिसमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हम बना रहे नहीं है, मतलब डिप्रिसिएशन को हम असेट के ही अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, ऐसे केस में असेट डिस्पोजल बनाना है नहीं बनाना है वो सम की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। अगर सम में बोला है तो बनाओ, नहीं बोला है तो आप अपने मन से कर सकते हैं, बिना बनाए करना ज्यादा सेंसिबल रहेगा। समझा सबको? हाँ ठीक है, डन। बस ये 2 चीज थी, मैं मन था मैं क्लैरिफाई कर दूं। ऐसे कुछ भी डाउट्स आएंगे आपके भी मन में कि सर ये दिया रहेगा तो ये क्या करना है या वैसा कुछ है, तो प्लीज लेके आइए। वी विल डिस्कस एट मैक्स एक आध जन से अपन और पूछेंगे कि लोगों का क्या ओपिनियन है ना। चलो गाइस वील स्टार्ट नाउ। चलिए,
कैसा लगा सम? बढ़िया बढ़िया। चलिए देख लेते हैं पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ के क्या क्या चीजों में एडजस्टमेंट्स हैं। अरे भाई लोग देखो, अभी मजा नहीं आएगा ऐसे, अभी एकदम शांत हो जाओ। अच्छा सुन लो, अभी एकदम लिखना छोड़ दो, एकदम पेन छोड़ी दो, सिर्फ जहां पे तुमने लिखा हुआ वहां पे चेक करना, वो भी आंखों से चेक हो सकता है। एडजस्टमेंट्स क्या क्या चीज में? कॉस्ट ऑफ गुड्स 31 मार्च, मतलब ये तो क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है हमें, तो इसमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। मिस्टर ए हैड विड्रॉन गुड्स वर्थ 5000, तो ये ड्रॉइंग्स हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 11000 हैड नॉट बीन प्रोवाइडेड इन दैट ईयर, तो पिछले साल हमने प्रोविजन क्रिएट नहीं किया था, बट हमने इस साल पे करते टाइम डेबिट कर दिया आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। मैं जब ये क्वेश्चन देख रहा था ना कि इसमें कुछ ट्रिकी है कि नहीं, देखो जब कोई टीचर पढ़ाता है तो सोचता है कि यार एक बार चेक तो कर ले व्हाट इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो मैंने पहले ट्रायल बैलेंस देखा, मैंने देखा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 11000 डेबिट साइड पे, मतलब दिस इज रॉन्ग। अपने मन से मैंने कंक्लूड कर दिया ये गलत है, आगे पढ़े बिना। बट अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन में कोई टाइपिंग एरर नहीं है। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो क्या रहा है, तो पिछले साल आइडियली अगर कोई खर्चा पेंडिंग रह गया था तो पिछले साल हमें एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। डू यू गाइज अग्री? एक्सपेंस टू लायबिलिटी की एंट्री हमें पिछले साल पास करनी चाहिए थी। इस साल फिर जब पेमेंट होता तो एंट्री होती लायबिलिटी टू बैंक, और लायबिलिटी क्या हो जाता? 0। बट हमने क्या किया, पिछले साल लायबिलिटी क्रिएट नहीं की, सीधा हमने इस साल और लायबिलिटी को फिर भी, बट पिछली साल एक्चुअली लायबिलिटी क्रिएट नहीं की, तो इस साल सीधा एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था या ऐसा कुछ करना चाहिए था। हमने फिर भी लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, अज्यूमिंग के शायद हमने लायबिलिटी क्रिएट की थी। समझे आप? ध्यान से समझो, पिछले साल क्या होनी चाहिए थी? एक्सपेंस टू लायबिलिटी, इस साल होनी चाहिए थी लायबिलिटी टू बैंक। हमने इस साल लायबिलिटी टू बैंक तो करी, बट पिछले साल एक्सपेंस टू लायबिलिटी किया ही नहीं, तो लायबिलिटी में इसलिए इस बार कौन सा बैलेंस आ गया है? डेबिट बैलेंस। सबको समझा? मेक सेंस? तो इसीलिए इसको कैसे रिजॉल्व करना है हम देखेंगे। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कुछ एरर नहीं है, जो एक अपफ्रंट देखते ही ऐसा लगता है। नेक्स्ट, परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर, तो परचेज से निकाल के फर्नीचर में डाल देंगे। 5000 का बैड डेट्स है। क्रेडिटर्स में 4000 का बैलेंस है एलएम कॉर्पोरेशन के लिए, जिसमें से डिसाइड किया है कि हम सिर्फ कितना पे करेंगे? 1000, तो क्रेडिटर्स 3000 से कम हो जाएंगे और वो हमारी इनकम हो जाएगी ना यार। ठीक है। सेल्स इंक्लूड्स गुड्स वर्थ 15000 सेंड टू एसएमएन कंपनी ऑन अप्रूवल एंड रिमेन अनसोल्ड। अगर सेल ऑन अप्रूवल है और 31 मार्च तक ना तो कंफर्मेशन आया है ना पीरियड समाप्त हुआ है जो हम देते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? सेल्स को रिवर्स करते हैं, सेल्स भी कम कर देंगे और हम हमारा डेटर्स भी कम कर देंगे, और दूसरा इन गुड्स की जो कॉस्ट होती है उसको हमको क्लोजिंग स्टॉक में दोनों जगह ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज ये मेरा स्टॉक है जो किसी और के पास पड़ा है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ोतरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बट वो किस पे होएगा? कॉस्ट पे। किस पे होएगा? इंफॉर्मेशन तो सारी नजर आ रही है। क्या हुआ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है, ठीक है। आरडीडी, बट आरडीडी बोलते नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डिप्रिसिएशन 10 और 20% है। सेल्समैन को 10% कमीशन मिलेगा टोटल सेल्स का। ऑलरेडी सेल्समैन कमीशन 35000 पे किया हुआ है ना? अभी जब आप टोटल सेल्स का फाइनल फिगर ले आएंगे, समझो वो आता है 50000, सॉरी 5 लाख। कितना आता है? 5 लाख। 5 लाख का उनको कितना परसेंट मिलना चाहिए? तो कितना होएगा? 50000। आपने 35 पे किया हुआ है तो 15000 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, हाँ या ना? इसी तरीके से ये सम सॉल्व करना है। नाउ आई विल स्टार्ट गाइस। सबसे पहले दिया हुआ है परचेजेस, तो देखिए सोल्यूशन में। अभी सब लोग प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। हाँ, सिर्फ कोई आइटम आपको चेक करना है कि मैंने क्या किया तो चेक कीजिएगा, बट अटमोस्ट अटेंशन स्क्रीन पे चाहिए। परचेजेस कितना है? 3,10,000 लिखा हमने, हाँ या ना? करेक्ट। जैसे ही परचेजेस लिखा, मैंने सोचा एडजस्टमेंट्स में से जो परचेजेस रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो भी कर लेता हूं। और एक चीज है कि ट्रायल बैलेंस में अगर कोई परचेज रिटर्न है तो वो भी देख लेता हूं। ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न है क्या? नहीं, आई डोंट सी दैट। बट नीचे एडजस्टमेंट्स में है ना, 5000 के गुड्स विड्रॉ किए थे, हाँ या ना? और कौन सा परचेज रिलेटेड एडजस्टमेंट है आपका? ये वाला फर्नीचर वाला।
तो दो चीजें हैं, अब इसमें एक ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हमने गुड्स फॉर पर्सनल यूज इसमें से डिडक्ट किया, 3,05,000 बचा, और जो फर्नीचर से रिलेटेड है वो भी यहाँ से माइनस कर दिया कि नहीं कर दिया, नेट कितना बचा 295। ये 5,000 ऑल्टरनेटिवली आप यहाँ माइनस करने के बजाय यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी दिखा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको जो सोल्यूशन अपने पास है उसको भी अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, और जो ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन है वो साथ साथ में समझा रहा हूँ। तो अगर ये 5,000 आपने यहाँ लिखने की बजाय अभी सॉल्व ही नहीं किया, बाद में भी यहाँ पे किया होगा बाय गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो कोई दिक्कत की बात। ऐसे केस में अभी आपका परचेजेस का फिगर 3 लाख आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, हाँ या ना? चलूं आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड? अच्छा, ये 5,000 और 10,000 अभी क्योंकि मैं इसी सोल्यूशन के साथ जा रहा हूं, मैं इनके दूसरे इफेक्ट्स भी देना चाहूंगा। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज का दूसरा इफेक्ट क्या होएगा? लेस फ्रॉम कैपिटल होएगा। तो देखो बैलेंस शीट में कैपिटल में गए, यहाँ पे ये 5,000 ड्रॉइंग्स में लिख रखा है कि नहीं लिख रहा है? क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी 4,000 की ड्रॉइंग्स होंगी शायद, है ना? 4,000 की ड्रॉइंग्स है कि नहीं है? वो 4 और 5 मिला के लिखा है। आप तो सेपरेट लाइन आइटम भी लिखेंगे ना, लेस ड्रॉइंग्स ब्रैकेट में गुड्स और लेस ड्रॉइंग्स अलग से लिख देंगे ट्रायल बैलेंस वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए मैंने ये दोनों डिस्कस कर दिया है तो मैंने इस पर टिक मार दिया है चाल से, हाँ। और दूसरा एडजस्टमेंट क्या था? फर्नीचर वाला था, हमने परचेजेस में से माइनस किया। अभी फर्नीचर में हमें क्या करना है? प्लस करना है, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा था, है ना? तो पहले मैं ट्रायल बैलेंस में जाता हूं, देखता हूं फर्नीचर कितना है बच्चों, 22। डू यू गाइस एग्री? अरे हाँ है ना? तो मैं बैलेंस शीट में जाता हूं और लिखता हूं 22,000, करेक्ट। इसमें ऐड करूंगा रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेजेस 10,000, उन्होंने इकट्ठा करके 32,000 बना दिया कि नहीं बना दिया? अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? फर्नीचर से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट है क्या? यस सर है। फर्नीचर पे कुछ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10% का, कुछ डेट वेट अज्यूम कुछ दिया नहीं है, तो अज्यूम किया पूरे साल के लिए 3200 रुपया। ये 10,000 जो नया भी था अपन ने अज्यूम किया फुल ईयर के लिए। नोट लिख देना, इट इज अज्यूम दैट द न्यू एसेट वाज आल्सो परचेज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हेंस डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड फॉर फुल ईयर। 3200 आया, 28,800 बचा। ये 3200 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? पीएनएल में डेबिट। एनी डाउट्स? बोलो। कैपिटल के लिए तो एज अकाउंट मत बोलना, उसको एज कैपिटल अकाउंट बोल, हाँ चलेगा। ड्राइंग्स तूने अगर डेबिट करी है उसमें सही से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ूं। एक परचेजेस से इतना सब हो गया था, अब चलते हैं सेल्स पे। 4,15,000 है। सेल्स से रिलेटेड कोई सेल्स रिटर्न तो ट्रायल बैलेंस में है नहीं, बट वो अप्रूवल वाला सेल्स है ना 15,000 का, तो वो यहां पे लिखा क्रेडिट साइड पे सेल्स 4,15,000, अप्रूवल वाला डिडक्ट किया 15, नेट कितना बचा बच्चों? 4 लाख। देख रहे हैं सब लोग? पक्का? ये 15,000 का जो अप्रूवल वाला, ये इसका दूसरा इफेक्ट कहां से लेस होएगा? डेटर्स में से लेस होएगा। तो अब हमें डेटर्स सॉल्व करना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितना दिया हुआ है बच्चों? 1 लाख दिया हुआ है, हाँ। तो मैं गया डेटर्स लिखने, मैंने लिखा 1 लाख लेस गुड सोल्ड ऑन सेल ऑन अप्रूवल, 85 बचा कि नहीं बचा? अब और एडजस्टमेंट्स में डेटा से रिलेटेड क्या क्या है? एक तो 5,000 का बैड डेट्स है, और फिर प्रोविजन है 5% का, है ना? और कोई मुझे ज्यादा एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा है डेटा से रिलेटेड, है क्या बच्चों और कुछ? ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब डेटर्स में से 5,000 लेस किया, कितने का डेटर्स बचा? 80,000। उस पर प्रोविजन क्रिएट किया 5%, 80,000 का 5% 4,000, तो ये 76 गया कि नहीं गया आउटर कॉलम में, आया ना? ये 4,000 जो है और 5,000 है, इसको कहां डालना रहेगा हमें? पीएनएल में। तो पीएनएल में हम लोग वो जो हमने 12वीं में सीखा हुआ है, 2 बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स एड प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, है ना? बस यहाँ पे आरडीडी मत यूज करना वर्डिंग्स में। तो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कुछ बैड डेट्स है क्या? 2,000 है कि नहीं है? तो वो 2,000 लिखा, ऐड नया 5,000, ऐड नया प्रोविजन 4,000, लेस ओल्ड प्रोविजन है नहीं, तो ये आउटर कॉलम में चले गया 11,000, आया ना? मानते हैं सब लोग? ऑल्टरनेटिवली इसके लिए क्या बनाना पड़ सकता है हमें? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में हमसे क्या पूछ ले, इसका अकाउंट बनाने को बोल दें। तो यहां पे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट
डाउन, इस केस में वो क्या है 0, करेक्ट। फिर यहां पे आएगा टू बैलेंस कैरिड, इजी। ये कितना है 4000, अभी हमने देखा कि नहीं देखा। टू बैड डेट्स कितना है 2000 ट्रायल बैलेंस वाला, टू बैड डेट्स फर्दर वाला, करेक्ट 5000 है। तो यहां पे बैलेंस कितना बचेगा बच्चों, क्या लिखेंगे बाय पीएनएल। याद आया सभी लोगों को, ऐसा ही सिखाया था कि नहीं सिखाया था यार। हाँ, तो ये 11000 ही यहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है। तो कोई दिक्कत हुई क्या किसी को जिंदगी में? मैं चलूं आगे, बहुत ही बढ़िया। ट्रायल बैलेंस की नेक्स्ट लाइन आइटम क्या है, ओपनिंग स्टॉक 50,000, यहाँ पे लिख दिया 50,000। गाइस अभी थोड़ा फास्ट तो होना पड़ेगा सबको, आई होप इतनी स्पीड पे सब कर पा रहे हैं। मैडम बुक में मत देखिए, स्क्रीन पे 50,000। फिर कैश इन हैंड कैश एट बैंक जाके एसेट्स में लिख दिया 2,100 12,000, ठीक है। अभी तो आप भगाते हैं, ए का कैपिटल है 288,600, यहाँ पे लिख दिया, या तो आपने ए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दिया होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ड्रॉइंग्स हम ऑलरेडी ले चुके, रेट्स एंड टैक्सेस 5,000 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो पीएनएल में मैंने डेबिट में डाल दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, सैलरीज में भी कुछ नहीं है, पोस्टेज एंड टेलीफोन में भी कुछ नहीं है, तो ये दोनों भी चुपचाप लिख दिए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 35,000 सेल्समैन कमीशन है, बट इसमें एडजस्टमेंट क्या है कि क्या बोला है, सेल्समैन कमीशन कितना होना चाहिए 10% ऑफ टोटल सेल्स होना चाहिए। अभी टोटल सेल्स आउटर कॉलम में जा चुकी है, कितने की है 4 लाख का 10% कितना होता है 40,000। हमने यहाँ पे कितना है 35,000, तो मैंने 35,000 एड आउटस्टैंडिंग 5,000, आउटर कॉलम में 40 चले गया। अरे हाँ या ना, ये 5,000 का दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में, करेक्ट और नॉट, वेरी गुड। नेक्स्ट इंश्योरेंस 9,000, एडवर्टीजमेंट 17,000, मेरे हिसाब से इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 9 और 17 यहां पे लिख दिया है हमने, करेक्ट। नेक्स्ट दूसरी साइड पे गए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000 दिया है, कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, लिख दिया हमने। नेक्स्ट मोटर कार 48,000 है, मेरे को और कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं मिला, बट 20% का डिप्रिसिएशन तो है कि नहीं है, तो हमने असेट्स में लिखा 48,000 लेस 20% यानी 9,600, ये 38,400 आया, करेक्ट। और ये 9,600 का दूसरा इफेक्ट पीएनएल में डेबिट, ये सबको समझ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट बैड डेट्स ऑलरेडी हो गया है, कैश डिस्काउंट है 4,000 का डेबिट साइड पे, तो ये खर्चे में चले जाएगा, टू कैश डिस्काउंट यानी डिस्काउंट अलाउड हो गया। जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं 14,000 के, यहां लिख दिया जनरल एक्सपेंसेस 14,000। कैरेज इनवर्ड जाएगा ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड जाएगा पीएनएल डेबिट, तो 22,000 यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड आ गया, ऊपर कैरेज इनवर्ड आ गया, हाँ या ना, देखा सबने। नेक्स्ट वेजेस 20,000 ट्रेडिंग में चले जाएगा डेबिट साइड पे, लिख दिया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का क्या था कि ये पिछले साल का है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्रीन की तरफ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 11,000 पिछले साल से रिलेटेड है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको सीधा सीधा एडजस्ट कर रहे हैं किस में से, कैपिटल में से, क्योंकि अगर ये पिछले साल का खर्चा है, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी क्या सीखा, पिछले साल से रिलेटेड कुछ रहता है तो सीधा कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल में। इवेंचुअली वो पीएनएल एडजस्टमेंट बना के कैपिटल में जाता है कि नहीं जाता है। इस साल के पीएनएल में डालोगे क्या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से, नहीं। तो ये 11,000 एक्चुअली क्या था ना, देखो सिंपल है, तुम ऐसा सोचो, यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस तो उन्होंने नाम दे दिया है, मतलब उसने गलत एंट्री की वजह से नाम दे दिया, ये है तो खर्चा, खर्चा पर्टेनिंग टू लास्ट ईयर, जो पिछले साल रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इसको हमने किस में से एडजस्ट कर दिया है, कैपिटल में से। कोई डाउट इसमें गाइस, पक्का। इसका और कुछ इफेक्ट दिया है क्या यहाँ पे, नहीं ना, नहीं, ठीक है। तो हमने इसको किस में से एडजस्ट कर दिया है, कैपिटल में से। वापस से बोल रहा हूं ये पीएनएल में नहीं जाएगा, क्योंकि कौन से साल का है, पिछले साल का है। नेक्स्ट, सॉरी, नहीं, आप एक ऐसा नोट लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक नोट डिस्क्राइब किया हुआ है, जो आप पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट पढ़िए प्लीज सब लोग स्क्रीन की तरफ। अरे भाई पहला पॉइंट पढ़ो, क्या बात कर रहे हो, बोलो। हाँ वही किया है ना मैंने भी, माइनस किया मतलब ए के कैपिटल में डेबिट ही किया। ये पहला पॉइंट पढ़ो ना, और मेरे को बताओ कुछ डाउट है क्या यहाँ पे वर्किंग नोट्स में जो पहला पॉइंट लिखा है। ऑनलाइन वाले भी पढ़ के हो जाए और समझ भी जाए तो थम्स अप दे दीजिएगा, मेरे हिसाब से इसमें कुछ समझाने लायक बचा ही नहीं है।
हाँ ट्रायल बैलेंस की आइटम है ना, यस। इतना डेप्थ में नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कि हमने कैपिटल में से डिडक्ट क्यों किया है। मैं कुछ पढ़ूँ इसमें? तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मेरे हिसाब से। चलूँ ना आगे? कहाँ एडजस्टमेंट में लिखा है? क्या लिखा है उसके बारे में? एडजस्टमेंट पढ़। हाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कुछ उसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट ये हो गया। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 दिया है, बट गई सन्ड्री क्रेडिटर्स में वो 3,000 कम करना है ना, तो देखो सोल्यूशन में 40,000 लिखा, 3,000 डिडक्ट किया, नेट कितना बचा? 37। अरे हाँ है ना। और ये 3,000 जाके इनकम में दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? पीएनएल में क्रेडिट साइड पे बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। 4,000 के बदले अभी डील हुआ 1,000 देना है, मतलब 3,000 क्या हो गया? मेरे लिए डिस्काउंट हो गया। हाँ है ना। मेरे हिसाब से तो पूरा सम सॉल्व हो गया। एक सॉरी एडजस्टमेंट बाकी है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 145, और वो 145 में वो 10,000 ऐड करना रहेगा ना यार, सेल ऑन अप्रूवल वाला। तो यहाँ पे लिखा 145 और 10,000 ऐड करके कितना हुआ? 155, और यही 155 बैलेंस शीट में एसेट में भी चले गया। वो 10,000 का स्टॉक ऑन अप्रूवल का 2 इफेक्ट आ जाएगा, समझा? दोनों जगह के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे ध्रुवन? नहीं समझा? तेरा स्टॉक कितना है? 145 है। देखो ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट में 145 लिखा। फिर तुझे पता चला 10,000 रुपए का तेरा सामान किसके पास पड़ा है? एसएम कंपनी के पास पड़ा है, जो हमने अप्रूवल पे भेजा है। पॉइंट नंबर जी में अप्रूवल पे भेजा है, बट वो सामने वाले ने कंफर्म नहीं किया, हमने सेल्स रिवर्स कर दिया, डेटर्स भी कम कर लिया। अभी स्टॉक तो तेरा हो जाएगा, तो दोनों जगह पे ऐड कर देगा स्टॉक में। ऐसा मत सोचना सर एक ही इफेक्ट दिया हमने जो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया। अरे दोनों जगह के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया कि नहीं किया? ट्रेडिंग क्रेडिट मतलब खर्चा भी कम कर दिया और एसेट भी बढ़ा दिया। हाँ या ना? लास्ट बेंच यहाँ पे क्लियर है बेटा आपको? नहीं, देख पहले तो 145 का तेरे पास सादा स्टॉक है, ये 145 बैलेंस शीट एसेट में लिखा और यहाँ पे ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखा। अग्रीड यहाँ तक? अभी देखो पता चला अपन ने 15,000 का माल जो एसएम कंपनी को भेजा था उसने अभी तक कंफर्म किया, तो एज ऑफ टुडे इट इज हु स्टॉक? आवर स्टॉक। ही हैज नॉट कंफर्म, तो हमने सेल रिवर्स कर दी। हमने ऑलरेडी सोल्यूशन में आपको याद हो तो सेल्स में से भी माइनस किया था और नीचे डेटर्स में से भी माइनस किया था। अभी अगर सेल नहीं हुई है तो स्टॉक तो हमारा हो गया कि नहीं हो गया? तो वापस से दो इफेक्ट देने, खर्चा कम करना है, एसेट बढ़ाना है, तो आप दोनों जगह के क्लोजिंग स्टॉक में अगर ऐड कर देंगे तो वो दोनों काम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? समझा? क्या है? वो तो कर दिया ना, क्रेडिटर्स में से 3,000 कम किया ना, यहाँ पे 4,000 आउटस्टैंडिंग है, उसको 1,000 देने का तो बात हुआ है ना। क्वेश्चन पढ़ पूरा पहले, क्वेश्चन पढ़े बिना मत पूछो, क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो, मेरे को बता कितना कम होना चाहिए। यार ये गलत बात है यार, दिस इज तो मतलब यू आर जस्ट रीडिंग द फर्स्ट पॉइंट जहां पे 4,000 दिख गया एंड यू आर आस्किंग डिड यू रीड द एंटायर एडजस्टमेंट? तू मेरे को बोल रहा था कोई ये नहीं समझा कि इसमें से 3,000 कम होना चाहिए? पूरा स्टेटमेंट पढ़ के यार ऐसे मत करो ना, थोड़ा सा पहले ध्यान तो दो। क्लियरली लिखा है 4,000 है उसका बैलेंस और अग्री हुआ है कि हम कितना पे करेंगे? 1,000। ऐसे ही तो नंबर देख के तो पैनिक नहीं कर सकते ना कि उधर 4 है आपने 3 क्यों लिखा है। एक बार क्वेश्चन तो करो अपने आप को भी कि मुझे क्यों नहीं समझा ये बात। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। मेरे को तो यार वापस से विल इट अफेक्ट माई लाइफ? जीरो जीरो डिफरेंस पड़ेगा मेरे को तो। 2.5 घंटे के उतने पैसे मिलने वाले हैं, मेरे को तो आपको पढ़ा के जाना है। द पॉइंट बीइंग कि मेरे को चाहिए कि आप खुद से भी तो सोचना चालू करें ना। आज मैं करा दूंगा, कल थोड़ी ना मैं कराऊंगा। बोल, अगर ऐसा अज्यूम होता कि फुल सेटल्ड है तो पूरा 4,000 डिस्काउंट में आ जाता है। यस, पेमेंट का मैं वापस से बोल रहा हूँ, जनरली क्या होता है ना, बैकडेटेड कैश और बैंक की एंट्रीज पेंडिंग होना बहुत रेयर चांस होता है। तो अगर पेमेंट करंट ईयर में हुआ होता तो वो करंट ईयर में आता ना। तू सोच पिछले साल का 31 मार्च को पेमेंट किया होता तो तूने तेरा कैश बैंक बैलेंस तो उतना चेंज कर दिया होता ना यार ऑलरेडी। कैश बैंक का बैलेंस में गड़बड़ होना बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है, तो समझ रहा है? वो मैं बोलना चाहता हूँ। ट्रेडिंग समझा तू? ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस किया 180 मिला, इसको नीचे ब्रॉट डाउन किया। गाइस नेट प्रॉफिट कितना मिला हमें? फिर 1,700 मिला, जिसको मैंने कैपिटल में प्लस किया, कैपिटल मिला, बैलेंस शीट टैली हो गया। हाँ या ना? नीचे एडिशनल नोट्स में एक वो था, एक ये एलएम कॉर्पोरेशन वाला है और एक वो
स्टॉक वाला है जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये किसी को बनाना है तो बना लीजिए, क्योंकि जो सोल्यूशन भी मैं आपको बाद में भेजूंगा उसमें ये नहीं होगा। टू बैड डेट्स ब्रैकेट में एफ मतलब वो फर्दर वाला है, ठीक है ना। ऑनलाइन तीनों को क्लियर है ना पूरा? चलो ईशा का रिस्पॉन्स आ गया। प्रथम, प्रणव, खत्म ही नहीं होएगा ट्रेडिंग पीएनएल एक पेज में, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अलग ही बना दो। देखा पहले खुद से? हाँ, प्रिंटिंग ये वाला बता सकते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पिछले साल का था, वापस से सुन ध्यान से। पिछले साल खर्चा था, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पिछले साल तूने ये एंट्री करी नहीं, इस साल पेमेंट करेगा तो आइडियली एंट्री क्या होनी चाहिए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू बैंक। तो तूने ये साल यही एंट्री करी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू बैंक, बट पिछले साल एक्सपेंस बनाया ही नहीं। Ideally, your entry should be first year, year 1, when it was incurred, expense to liability. In year 2, it should be liability to bank. तो liability क्या होता? कैंसिल। बट तूने पिछले साल ये किया ही नहीं, तो अब जाके liability में कौन सा बैलेंस आ गया? डेबिट बैलेंस, जो तेरे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, बट वो एक्चुअली खर्चा है। समझा सबको? चले आ गया। अरे जागो रे, अनलेस तबियत खराब है, दिस इज नॉट अलाउड। क्या हुआ? ओके है? पक्का? यही तो है एंट्री। दिस इज गेटिंग एम्बैरेसिंग नाउ। ये रही एंट्री। ये पिछले साल होनी चाहिए थी, हुई नहीं है, ये करंट ईयर में हुई है। वही तो है, मैं वही समझ ही नहीं पा रहा हूँ, डाउट क्या है गाइस? लोगों को समझाएगा ये वाला? तू वही चीज पूछ रहा है, मैंने वही एंट्री ऊपर लिखी है, मैं वही बोल रहा हूँ क्या हो रहा है ये। भाई जाग थोड़ा आज। चलो, मिस्टर तेंदुलकर वाला समय काफी अच्छा समय है। सॉल्व करके बताएंगे आप लोग वापस से कि मैं डायरेक्ट डिस्कस करूं? ट्राई करेंगे थोड़ी देर, ठीक। 8:29 हुआ है गाइस, बट थोड़ा क्विकली करना पड़ेगा। 20 मिनट्स में करेंगे हम। क्या आज का टारगेट बता देता हूं गाइस, एक ये टॉपिक फिनिश कर लेना है, तो ये भी हमारे संडे के टेस्ट में आ जाएगा। तो संडे के टेस्ट में यू विल हैव 7 टॉपिक्स, ओके? संडे का जो टेस्ट रहेगा, पेपर में ही सेट करके दूंगा, ये 7 टॉपिक्स आ जाएंगे, फर्स्ट 7 टॉपिक्स इन ऑर्डर। आज सिंगल एंट्री हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? इन दिस क्वेश्चन परचेज का अमाउंट इज गिवन इन क्रेडिट। एक सेकेंड ना, परचेज का क्रेडिट में दिया है, हाँ वो मिस्टेक है फिर। वो परचेज का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? एडजस्टमेंट्स भी पड़ेगा तो देखो समझ जाएगा, ऐसा कुछ एक्चुअली है नहीं। और ऑनलाइन वालों के लिए मैं क्वेश्चन सेकंड वाला भी इमेज भेज देता हूँ। चलो टाइम अप, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बट आई बिलीव ये 2 क्वेश्चन देख के लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल, पिछले 3 लेक्चर्स में अपन ने सरल भाषा में कहूँ तो 6 नल्ले टॉपिक्स करे, मानते हो? मतलब इजी टॉपिक्स, 2 ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स। भगवान से प्रे करो उसमें से 30 मार्क आए, 20 से 30 मार्क उसमें से आना चाहिए। डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, और एक क्या किया हमने? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ठीक है वो अकाउंटिंग प्रोसेस। तो 25-30 मार्क्स का उनसे आएगा तो मजा आएगा। अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड, या जो टॉपिक्स अभी ये सम्स में आपको ऑनेस्टली बताऊं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट लेंदी इतना है ना क्वेश्चन के थोड़ा सा अपन लॉस्ट फील करते हैं कई बार, ठीक है? नीचे एडजस्टमेंट्स में क्लोजिंग स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, फिर ये बोला है कि स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में स्टेशनरी का स्टॉक इंक्लूडेड है, ओपनिंग क्लोजिंग सब में। ट्रेड एक्सपेंसेस में पेमेंट फॉर स्टेशनरी इंक्लूडेड है 1800 का, और क्रेडिट परचेजेस फॉर स्टेशनरी 450 रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी परचेजेस, तो वो परचेजेस में इंक्लूडेड है।
स्टेशनरी 300 का प्रोप्राइटर ने खुद के लिए कंज्यूम किया। प्लीज हाँ गाइज, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लिखने छोड़ के स्क्रीन की तरफ फोकस करो। Furniture which stood in the books of 2000 on 1st April was sold on 30th September. Bills receivable include a dishonored bill and debtors include an amount of 1000 in respect of insolvent customer जो 50 पैसे देगा। तेंदुलकर को 15,000 रुपए कामली से आए हैं इन रिलेटेड टू सम जॉइंट वेंचर बिजनेस, बट जो हमने क्रेडिटर्स में डाल दिया है, बट उसमें से 5,000 हमारा प्रॉफिट का शेयर भी है। ठीक है, पिछ एफडी मैच्योर हुई थी, उसमें 14,000 रुपए मिले थे। ओरिजिनल एफडी 10,000 की थी, बट हमने पूरा 14,000 कहाँ क्रेडिट कर दिया एफडी में। आइडियली 4,000 हमारी इनकम हो गई ना यार। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एट 10% एंड प्रोवाइड 5% डाउटफुल डेट्स ऑफ अननोन नेचर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक दिया है 45,000। गाइस स्टॉक 45,000 जो है उसमें से 200 रुपीज का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी डिडक्ट कर दिया, कितना बच गया 44,800। ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो 200 डिडक्ट किया, यहाँ उसका एक इफेक्ट दिया। इसका दूसरा इफेक्ट मैं जब स्टेशनरी का डिस्कस करूंगा तो पूरा इकट्ठा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, सेल्स दिया है 3,25,000। सेल्स के बारे में आई बिलीव कुछ भी है ही नहीं एडजस्टमेंट, सिर्फ सेल्स रिटर्न है ट्रायल बैलेंस में, है ना। तो ये 325 माइनस 2 323 हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट 2,40,000 का परचेजेस है, परचेज रिटर्न तो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, और कुछ है क्या 240। हाँ, इसमें गाइस नीचे क्या कहा था 450 का परचेज ऑफ स्टेशनरी इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो यहाँ पे 240 में से 450 स्टेशनरी का परचेजेस डिडक्ट किया, 3,000 का परचेज रिटर्न डिडक्ट किया, नेट में 236,500 मिल गया। हाँ या ना, 236,500 नहीं आएगा ना, 550 आएगा क्या। चिंता मत करो, उन्होंने टोटल में लिया है, बस वो यहाँ पे भूल गए। ठीक है, मतलब टोटलिंग सही किया है बट ये यहाँ पे लिखना भूल गए बस। चलो आगे चलते हैं वापस से। ये 450 का भी दूसरा इफेक्ट देना बाकी है, स्टेशनरी करेंगे तब देखते हैं। फिर कैपिटल दिया है 1,30,000 का, वो यहाँ पे लिख दिया हमने 130। फिर उसके बाद दिया है वेजेस 10,000, सैलरीज 15,000 और डिस्काउंट अलाउड 3,000। देख रहे हैं सब लोग। तो ये रहा वेजेस 10, सैलरीज 15, डिस्काउंट अलाउड 3। कोई डाउट इसमें, ये तो इजी लाइन आइटम्स थी। फिर परचेज रिटर्न हम ऑलरेडी कर चुके। फर्नीचर कितना है 18,000 है। अभी इसमें से एक फर्नीचर हमने बेचा है कि नहीं बेचा है, कब बेचा है 30 सितंबर को। तो देखते हैं फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स क्या हुए हैं। यहाँ पे गए हम लोग, कहाँ गए, हाँ सबसे पहले फर्नीचर लिखा 18,000 का, उसमें से 2,000 का बेच दिया, कितना बचा 16,000। 16,000 में से डेप्रीसिएशन आएगा 10%, ये 14,400। अभी इसमें एक एरर है, मैं आपको बता देता हूँ वो एरर क्या है, एक सेकंड दीजिए। इट वॉज सोल्ड ऑन 30 सितंबर। कुछ सेलिंग प्राइस वाइज दिया है क्या कहीं पे, कहाँ दिया है सेलिंग प्राइस। हाँ कुछ सेलिंग प्राइस दिया है क्या, ये ना सेल ऑफ फर्नीचर 1200 दिया है ना गाइज। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर, वही है उसका सेलिंग प्राइस है। तो बेसिकली जर्नल एंट्री क्या कर दी, कैश टू फर्नीचर करने के बदले कैश टू सेल ऑफ फर्नीचर कर दी। समझे सभी लोग। अभी सबसे पहले तो क्या प्रॉब्लम है, ये 2000 की वैल्यू कब की है, कब की है, बेचा कब है, तो 6 महीने का क्या चार्ज होना चाहिए, डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। हाँ या ना। हम ये 31 मार्च 95 के लिए बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। 6 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज होना चाहिए, तो 2,000 रुपए पे क्या रेट है डेप्रीसिएशन का बच्चों, 10%, 200 रुपया होता है, बट 6 महीने के लिए 100 रुपया होएगा। ठीक है, तो आइडियली मुझे क्या करना चाहिए, ये एक सेकेंड ना मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इफेक्ट्स में ऑनेस्टली बताऊँ कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस सब सेम आएगा, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। फर्नीचर हमारे पास बैलेंस शीट में असेट साइड पे कितने का है, 16,000 है ओपनिंग। अरे हाँ या ना, पहले मैं लेस करूंगा डेप्रीसिएशन ऑन असेट सोल्ड कितने का 100 रुपीज का, फिर लेस, अच्छा शायद इन्होंने भी किया होगा, रुको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ,
इन्होंने, हाँ ये रहा, मैं बता देता हूँ, देखो ये रहा गाइस, इसने किया है बस यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा डिडक्ट कर दिया, मैं बता देता हूँ क्यों। चलो मैं तुमको पहले मेरे हिसाब से सिखा देता हूँ। 16,000 में से 100 रुपए का डिप्रिसिएशन डिडक्ट किया, कौन से असेट पे, जो असेट बिक रहा है। अभी उस असेट की WDV कितनी बची, 1900 बची, कितनी बची, 1900 भी यहां से डिडक्ट कर देंगे, लेस सोल्ड लिख के। यहां पे तो हम हमेशा बुक वैल्यू डिडक्ट करते कि नहीं करते, सिखाया कि नहीं सिखाया तुमको। तो यहां पे ये कितना बच जाएगा, 14,000 बच जाएगा, हाँ या ना, मानते हैं। अरे रुको, स्टार्टिंग पॉइंट 18,000 है क्या, आई एम सॉरी, एक सेकेंड माफ कर दीजिए, ये 16 नहीं 18 है, तो ये 16 आ जाएगा, हाँ या ना। फिर लेस डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा, 1600, हाँ या ना। तो ये बचेगा 14,400। ओवरऑल डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे कितना आया इन दिस ईयर, 100 रुपया प्लस 1600, टोटल 1700 आया कि नहीं आया बच्चों। अभी इन्होंने क्या किया, ये 100 1900 इकट्ठा दिखा दिया है, बट उन्होंने पीएनएल में जाके 1700 डेबिट किया है सोल्यूशन में, समझ रहे हैं। एक और चीज, ये 1900 का असेट हमने बेचा कितने में बच्चों, 1200 में, तो 700 रुपए का फर्दर लॉस आएगा कि नहीं आएगा। 1200 में बेचा है ट्रायल बैलेंस में सेल ऑफ फर्नीचर, तो 700 रुपए का लॉस हो गया। अभी इसको 2000 से मत कंपेयर करना, क्योंकि 100 रुपया तो हम डेप्रीसिएशन में डाल चुके हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन में दिखा देता हूं। ये 14,400 सही आ गया, बस इन्होंने 2000 को स्प्लिट नहीं किया, वो मेरी कंप्लेन है ना। नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो उसने रेफरेंस दिया है वर्किंग नोट का। अभी ये रहा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बुक वैल्यू 18,000, 2000 का जो बेचा वो हटाया, तो बचे हुए पे 1600, हाँ या ना। 30 सितंबर की डेप्रीसिएशन 100, देख रहे हो, ये देखो 2000 का असेट है 1 अप्रैल को, उस पर डेप्रीसिएशन अप टू 30 सितंबर कितना, 100, बेचा कितने, बुक वैल्यू हो गई 1900, बेचा कितने में, 1200 में, तो 700 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, हाँ या ना। तो उन्होंने वो सब कंप्यूट किया है। अभी जाके मैं आपको पीएनएल के इफेक्ट्स भी दिखा देता हूं। पीएनएल में फर्नीचर का डिप्रीसिएशन 1700 और लॉस 700 डाल दिया कि नहीं डाल दिया। उन्होंने सिर्फ वहां पे वो 100 और 1900 को स्प्लिट नहीं किया। दैट इज ओके, इज दैट क्लियर, पक्का। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है। अपने को तो फिर भी पता था कि गलत भी होता सोल्यूशन में, तो मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था कि वो डिडक्ट होना चाहिए, क्योंकि कैटेगोरिकली डेट्स दिए हैं यार अपने को, रेट भी दिया है डेप्रीसिएशन का, डेट्स भी दिए, वैल्यू भी दी है। उसका ऑब्जेक्टिव ही वो है कि आप वो 100 रुपए का डेप्रीसिएशन भी कंप्यूट करें। अभी अगर आपने ये 100 रुपए का डेप्रीसिएशन मिस कर दिया होता तो आपके सम पे क्या इंपैक्ट आता, मैं आपको बता देता हूं। ये यहाँ पे 1700 के बदले 1600 दिखता, और ये यहाँ पे 700 के बदले कितना दिखता, 800। कोई बोले क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा, ठीक है मैं मानता हूं आपके फाइनल प्रॉफिट लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यार फिर ऐसे तो कुछ भी अकाउंटिंग कैसे भी कर लो, तो सही तो यही है। और वो अगर आप लिखते हैं तो आपको गलत दिया जाएगा, बट लकी फॉर यू ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसका फाइनल आंसर पे इंपैक्ट नहीं आएगा। तो एटलीस्ट दैट मिस्टेक और दैट झोल विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। इज दैट क्लियर? बोलिए। ये 1700 के बदले 1600 हो जाएगा और ये 800 हो जाएगा, क्योंकि बुक वैल्यू बढ़ जाएगा तो लॉस उतना बढ़ जाएगा। तो मैं नहीं कह रहा हूं इंपैक्ट नहीं आएगा, गलत स्टेटमेंट, मैं कहूंगा फाइनल आंसर पे इंपैक्ट नहीं आएगा। समझे? सही बोल रहा हूं ना यार? आगे चलता हूं मैं इसी बात पे। मैंने ट्रायल बैलेंस से फर्नीचर लिया था, फर्नीचर से रिलेटेड सब कुछ सिखा दिया क्या मैंने? चलूं आगे। बिल्डिंग लिया है 35,000, कुछ आई डोंट थिंक इसके बारे में कुछ बोला है, तो हाँ मतलब डेप्रीसिएशन तो सारे ही फिक्स्ड एसेट्स पे 10% है, तो 35,000 डेप्रीसिएशन, ये 31,500, और इसको भी मैंने पीएनएल में डेबिट में डाल दिया। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव 2,300 पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉइंग्स है 10,000, करंट अकाउंट में 24,000 और एफडी में 16,000 है। तो पहले तो ड्रॉइंग्स को जाके कैपिटल में से माइनस कर दिया। ये देखो 10,000 यहाँ पे लिखा है, 300 कोई एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ ड्रॉइंग्स होएगा, वो जब आएगा तब हम देखेंगे, हाँ या ना। फिर बैंक अकाउंट में कितना है, 24,000 और एफडी में 16,000 है, बट एफडी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। एफडी से रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या है कि हमने एक एफडी बेची थी, जिस एफडी बेची क्या थी, सॉरी एफडी मैच्योर हुई थी, जिसपे हमको कितने रुपए मिले थे, 14। वो पूरा का पूरा हमने किस में क्रेडिट कर दिया, एफडी में, जबकि ओरिजिनल एफडी का वर्थ कितना था, 10।
तो समझो तुमने 2 3 4 साल की एफडी कर दी है 10,000 की, उस पर 4 साल बाद 14,000 मिल रहे हैं। तो जब 14,000 आएंगे तब एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 टू एफडी 10 टू इंटरेस्ट ऑन एफडी 4,000, है या ना? तुमने क्या कर दिया? बैंक टू एफडी 14,000, समझे? तो बैंक तो सही डेबिट हुआ है, इसलिए मैंने बैंक ऑलरेडी फाइनल में लिख दिया, उसमें कोई चेंज। बट एफडी को मैंने गलती से 4,000 ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा? 16 में 4,000 प्लस कर दूंगा, हाँ या ना? तो ये 20 की एफडी हो गई और 4,000 का जो इंटरेस्ट है वो इनकम में जाके दिखा दूंगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी, हाँ या ना? समझा सभी लोगों को? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ध्यान से देखो, बैंक 14,000 टू एफडी 10 टू इंटरेस्ट 4। आपने क्या करी? बैंक टू एफडी 14 ये आपकी रॉन्ग एंट्री है, ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? एफडी टू बैंक, बैंक बैंक कैंसिल हो जाएगा, नेट में एफडी टू इंटरेस्ट बचेगा 4,000 4,000। एफडी को डेबिट करना है इसलिए एफडी में ऐड कर दिया, इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है इसलिए पीएनएल में क्रेडिट साइड पे लिख दिया, करेक्ट? चलें आगे, नेक्स्ट। यहां पे एफडी तक हो गया, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है और डेटर्स 45 का है। चलो डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी देख ही लेते हैं। बैलेंस शीट में हमने लिखा डेटर्स 45, नीचे एक बोला था कि 1,500 का बिल डिसऑनर हुआ है गाइस, 1,500 का था ना बिल डिसऑनर्ड, कौन से एडजस्टमेंट में? डी में है 1,500 एंड डेटर्स में 1,000 रुपए का एक अमाउंट है जो सिर्फ 500 देने वाला है। तो पहले तो 1,500 का जो बिल डिसऑनर हुआ वो ऐड हो गया गाइस, डेटर्स में ऐड और बिल्स रिसीवेबल में से माइनस, है या ना? करेक्ट। उसके बाद यहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का आई गेस अकाउंट बनाया होगा, 2775 का फाइनल फिगर कैसे आया देखते हैं। वर्किंग बनाइए, डेटर्स 45,000 है, डिसऑनर्ड बिल ऐड किया 46,500 बचा। अभी ये जो 46,500 है इसमें से कुछ भी फर्दर बैड डेट्स जैसा हो रहा, बस इसको ना 46,500 को अपने को दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। आपको याद हो तो ये भी चीज मैंने आपको सिखाई हुई है। अदर डेटर्स याद है, एक बार किसी एक समय मैंने बोला था कि एक पार्टी है वो 3,000 के बदले 1,500 देगी और बाकियों पे 5%, अदर डेटर्स पे 5%। तो यहाँ पे क्या होएगा? मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। एक तो एक पार्टी है जिसे 1,000 रुपया लेना है और एक बाकी है 45,500, है ना? 1,000 रुपए वाला हमको कितना देने वाला है? 50% देने वाला है कि नहीं देने वाला है? तो इस पे मेरा प्रोविजन कितना बनेगा? बाकी 500 जो डूबने वाला है ना? और बाकियों पे प्रोविजन कितना परसेंट बनेगा? 5%। तो ये प्रोविजन 45,500 का 5% आएगा 2,275। तो टोटल प्रोविजन हो जाएगा 2,775। प्लीज बताइए सबको समझा है गाइस? इसको दो पार्ट में स्प्लिट, पूरे पे 5% में बना दूंगा, सही होएगा क्या? नहीं, मुझे तो पता ही है इस 1,000 में से तो 500 डूबने वाला है, तो 1,000 पे स्पेशल प्रोविजन, बाकी सब पे जनरल सादा प्रोविजन ऑफ 5%, है या ना? मेक सेंस? तो गाइज यही वर्किंग में यहां पे दिखाया है 2,775। एनी प्रॉब्लम्स? 1,000 पे 500 और बचे हुए पे 5%। तो वही यहां पे 2,775 डिडक्ट किया, आउटर कॉलम में चले गया, करेक्ट? कुछ भी बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स नहीं है सम में। 2,775 करंट ईयर का प्रोविजन माइनस प्रीवियस ईयर का प्रोविजन कितना है बच्चों? 1,500। तो न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन नेट आउटर कॉलम में चले गया, हाँ या ना? चलें आगे, नेक्स्ट। बिल्स रिसीवेबल भी मैंने ऑलरेडी कर लिया। कैश 8,000 है, बैलेंस शीट में एसेट में लिख देता हूं कैश 8,000 लिख दिया। फिर उसके बाद है सेल्स रिटर्न ऑलरेडी ले लिया है और सेल ऑफ फर्नीचर भी ऑलरेडी ले लिया है ना? कोई बोलेगा सर ये 1,200 का इफेक्ट आपने कहां दिया? मैंने 1,200 का इफेक्ट देने के बदले कैसे इफेक्ट दिया वो भी आपको बता देता हूं। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? बैंक 1,200, लॉस 700, टू फर्नीचर 1,900, हाँ या ना? हमने क्या किया? बैंक टू सेल ऑफ फर्नीचर 1,200 1,200, सेल ऑफ फर्नीचर टू बैंक 1,200 1,200, बैंक बैंक कैंसिल,
अब रेक्टिफिकेशन में सेल ऑफ फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट 1200 से लॉस भी डेबिट हो जाएगा 700 से, टू फर्नीचर 1900। देखा सबने, हाँ या ना। सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट करना है, ट्रायल बैलेंस में उसमें क्रेडिट बैलेंस से डेबिट किया, अब क्या हो गया, 0, इसलिए वो कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो अकाउंट ही फालतू है ना, ऐसा कोई अकाउंट होता है क्या सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, तो इसलिए उसको नलिफाई कर दिया। लॉस डेबिट हुआ 700 से, जो मैंने पीएनएल में लिख दिया कि नहीं लिख दिया। फर्नीचर क्रेडिट हुआ 1900 से, वो मैंने फर्नीचर से माइनस कर दिया, हाँ या ना। सारे इफेक्ट्स इसके ऑलरेडी जा चुके हैं। तो 1200 का एक इफेक्ट देने के बदले वो 700 और 1900 का करके नेट 1200 का इफेक्ट आता है। समझे कैसे वर्कआउट होता है ये। एग्जाम में अगर कोई भी ऐसा रेक्टिफिकेशन वाला है ना और नहीं समझ आए, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफिकेशन की कॉलम बना लो, जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना। लग रहा है जैसे ये दो एडजस्टमेंट मैंने, ये वाला और आई बिलीव ये वाला, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफिकेशन से कितना आसानी से हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसका आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री मिलेगा एफडी टू इंटरेस्ट, एफडी डेबिट करना है मतलब बढ़ाना है, हाँ या ना। इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट करना है मतलब बढ़ाना है। कितना इजी है कि नहीं है, समझे। कैंसिल हो गया ना एफडी का 10,000। देख ले भाई तू, इधर देख, करेक्ट एंट्री क्या था, बैंक 14,000, टू एफडी 10,000, टू इंटरेस्ट 4,000। तूने किया बैंक 14,000, टू एफडी 14,000, रिवर्स करेगा एफडी 14,000, टू बैंक 14,000। बैंक डेबिट क्रेडिट कैंसिल, ये एफडी का 10,000 कैंसिल हो जाएगा, यहां 4,000 बचेगा। अब तो समझना चाहिए ही, एफडी टू इंटरेस्ट 4,000 4,000, है या ना। ये दो रेक्टिफिकेशन वाला मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा नोटबुक में बना लेना बाद में। अभी आगे चलता हूं, पहले सम का फ्लो नहीं तोड़ता। 40,000 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, बट उसमें से भी 150 रुपया किसका है, स्टेशनरी का। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग में क्रेडिट में 39,850 और बैलेंस शीट में एसेट में भी 39,850। और अब स्टॉक वाले का सारा अब मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखो एक वर्किंग नोट बनाया है। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों, 200। स्टॉक क्या बोल, स्टेशनरी का, स्टेशनरी के स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 200 है। अरे हाँ या ना। अब हमने कितना परचेज किया, ट्रेड एक्सपेंसेस में से 1800 बैठा है कि नहीं बैठा है, अरे हाँ या ना। अगर आपको याद हो तो हमने जब यहाँ पे 15,000 का ट्रेड एक्सपेंसेस लिखा था, मैं ये एक एडजस्टमेंट डिस्कस करना भूल गया गाइस, यहां से दो एंट्रीज में लेना भूल गया समहाउ, रेंट और ट्रेड एक्सपेंसेस की, ठीक है। रेंट पीएनएल में डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस भी पीएनएल में डेबिट, लेस पेमेंट फॉर स्टेशनरी 1800 नेट आउटर कॉलम में गया 13,200। अब ये 1800 का दूसरा इफेक्ट बाकी है और ये 200 का दूसरा इफेक्ट बाकी है, ठीक है ना। तो अभी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में 200 का ओपनिंग बैलेंस, कितने का परचेज किया, 1800 का, 450 का याद है परचेजेस में भी इंक्लूडेड था कि नहीं था, जो हमने परचेजेस में से भी माइनस किया था याद है, अरे हाँ या ना। तो वो भी मैं यहां पे खर्चे में प्लस कर दूंगा स्टेशनरी में। कैश परचेजेस 1800 है, क्रेडिट परचेजेस 450 है। डज एवरीवन अग्री। सेकेंड बेंच पे बेटा आपको समझ रहा है क्या करना। मैं एक बार वापस से क्लैरिफाई कर देता हूं। हमने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी से रिलेटेड और स्टेशनरी से रिलेटेड बहुत सारे इफेक्ट्स अलग अलग जगह पे दिए, बट अभी तक हमने उनका सिर्फ एक इफेक्ट दिया। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में 200 रुपए इंक्लूडेड था, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का 200 रुपए इंक्लूडेड था, वो वहां से माइनस किया था। अभी स्टेशनरी कंज्यूम्ड की वर्किंग में क्या कर देंगे उसको प्लस, तो लिखा ओपनिंग स्टॉक 200, सबको समझा, वहां माइनस यहां प्लस। परचेजेस में 450 इंक्लूडेड था, वो भी वहां से माइनस किया हमने, यहां पे प्लस। 1800 रुपया ट्रेड एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड था, वहां से माइनस किया, यहां पे प्लस। 2450 आ गया, अरे हाँ है ना। 150 रुपया क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, वो यहां पे क्लोजिंग बैलेंस डिडक्ट किया, राइट, अरे हाँ है ना। वो 150 रुपया हमने यहां पे लिख दिया कि नहीं लिख दिया बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। सबका दूसरा इफेक्ट समझते जा रहे हो। तीन का एक इफेक्ट मैंने, पहली तीन आइटम का एक इफेक्ट मैं ऑलरेडी दे चुका था, यहां दूसरा इफेक्ट दिया। ये 150 का एक इफेक्ट यहां, एक इफेक्ट यहां, सबको समझा।
ये हो गया, कितना मिला 2300, और इसमें से भी 300 रुपया ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया कि नहीं लिया? अरे हाँ है ना। ड्यूरिंग द ईयर टोटल कितने की स्टेशनरी कंज्यूम हुई? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके हमें मिली 2300। 2300 में से 300 का मजा किसने लिया? ओनर के। शायद बच्चों ने घर पे पेंसिल स्केल लेके गए होंगे, ड्राइंग कर रहे होंगे बेवकूफ की तरह, हाँ है ना। तो 300 रुपया उन्होंने लिया, तो हमारा खर्चा बिजनेस का कितना बचा? 2000। ये 300 का दूसरा इफेक्ट कैपिटल में से माइनस कर दिया कि नहीं कर दिया ड्राइंग्स? अरे हाँ है ना। और ये 2000 का इफेक्ट यहाँ पे पीएनएल में डेबिट साइड पे दे दिया टू स्टेशनरी। सरवाना समझ लो, पक्का? तो इसी तरीके से एग्जाम में थोड़ा देखो जगह भी कैसा है ना, पीएनएल में उतना ज्यादा लंबा डालने की बजाय इसने क्या किया, स्टेशनरी को वर्किंग नोट में दिखा दिया। 5 लाइन आइटम की जगह बच गई कि नहीं बच गई? क्योंकि क्या है, पीएनएल एक पेज से ज्यादा एक्सटेंड होएगा ना तो दिक्कत देगा, समझा? चलेगा अगर आंसर सही आ रहा है तो। आपने कौन सा अकाउंट बनाया, स्टेशनरी का बनाया कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी? आइडियली आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का अकाउंट बनाना चाहिए। ओपनिंग डेबिट साइड पे आएगा, परचेजेस दोनों डेबिट साइड पे आएंगे, और क्रेडिट साइड पे आपका क्लोजिंग, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट है, ठीक है, बोलिए। क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग ही तो करते हैं स्टेशनरी कंज्यूम्ड के लिए। हाँ, तो उसके दो इफेक्ट कैसे दिए दोनों जगह देख, ये ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक में 150 इंक्लूडेड है, एक ये यहां से माइनस किया, और एक ये यहां के जाके क्लोजिंग स्टॉक में भी माइनस किया, देख रहे हो? एक बार ये दो इफेक्ट दे दिए, तो अपन ने उसको क्लोजिंग स्टॉक से निकाल दिया, हाँ या ना। अब उसको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की तरह ट्रीट करना है, उसका एक इफेक्ट यहां दिया और एक इफेक्ट यहां पे माइनस करके दिया, समझा? एक्चुअली इसके 4 इफेक्ट है, समझ रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक से दोनों जगह से निकाला और यहां पे एज अ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दोनों जगह पे ट्रीट किया। कोई डाउट? चलूं आगे, नेक्स्ट। सॉरी, बाकी है, ठीक है। तो में से क्रेडिटर्स मिस हो गया क्या गाइस, ट्रायल बैलेंस में से? हाँ, क्रेडिटर्स भी 35, ये तीन चार चीजें शायद मैं मिस कर गया, आई बिलीव। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने कॉन्सेप्चुअली कुछ मिस नहीं किया है। 35,000 के क्रेडिटर्स हैं, उसमें कुछ बोला है क्या? हाँ, ये तेंदुलकर वाला, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन की तरफ 35,000 के क्रेडिटर्स हैं, जिसमें से वो काम्बली वाला अमाउंट 15,000 इंक्लूडेड है कि नहीं है? अरे हाँ है ना। तो वो 15,000 माइनस कर दिया, नेट क्रेडिटर्स बचे कितने के? 20,000 के। कोई डाउट है इसमें गाइस? 35,000 ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स है। पहले सब लोग एक एक स्टेप अग्री करो। 35,000 माना, अभी हमको आगे चल के क्या बोला है? तेंदुलकर को, हम तेंदुलकर हैं, ये बात जानते हैं सब। तेंदुलकर को 15,000 रुपए किससे आए थे? कुछ एक जॉइंट वेंचर बिजनेस से रिलेटेड, जो हमने गलती से कहां डाल दिया है? क्रेडिटर्स में। तो अभी हमने उसको क्रेडिटर्स से माइनस किया, अभी हमने उसको अलग से दिखा दिया, अमाउंट ड्यू टू कामली 15,000, हाँ या ना। वो क्रेडिटर्स में डालना सही नहीं होगा ना, क्योंकि वो कुछ और जॉइंट वेंचर बिजनेस से रिलेटेड है, समझ रहे हैं? तो हमने अलग से दिखा दिया। बट अब आगे चल के क्वेश्चन में ये भी लिखा था, वो जो 15,000 आए आपके पास, उसमें से 5,000 तो आपका ही शेयर ऑफ बिजनेस है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं गाइस? हमने किसी से, देखो, हमको जॉइंट वेंचर बिजनेस से रिलेटेड कुछ 15,000 का सामान, 15,000 रुपए आए, वो फ्यूचर में हमको वो जॉइंट वेंचर बिजनेस से रिलेटेड देने ही है, ठीक है? बट हमने गलती से एंट्री क्या करनी चाहिए थी? बैंक टू जॉइंट वेंचर बिजनेस लायबिलिटी कुछ करना चाहिए था, हमने कर दिया बैंक टू क्रेडिटर्स। अरे हाँ या ना। अब रिवर्स किया, क्रेडिटर्स को कम कर दिया और वो अलग लायबिलिटी में दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? यहां से लेस, यहां पे ऐड, हाँ या ना। बट फिर पता चला जो 15,000 आए उसमें से 5,000 तो हमारा ही हिस्सा ऑफ प्रॉफिट है ना। तो ये 5,000 यहां से माइनस कर दिया और इनकम में जाके दिखा दिया 5,000 आर शेयर ऑफ प्रॉफिट। कामली ने हमें आज 15,000 रुपए दिए हैं बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें से 5,000 हमारा हिस्सा है, तो 10,000 किसको देना है फ्यूचर में?
कामली को देना है हमें। यार कई बार क्या होता है, जैसे जॉइंट वेंचर में मैं तुमको इन रिस्पेक्ट ऑफ कामली से नहीं आया ये पैसा, ये इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस आया। कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैडम आपका नाम क्या है? चारवी। तो मैंने और चारवी ने एक जॉइंट वेंचर में बिजनेस किया, ठीक है। आज उस जॉइंट वेंचर बिजनेस से रिलेटेड 25,000 की सेल हुई। कितने की सेल हुई? 25,000। और वो गुड्स हमने खरीदे थे 15,000 में। खरीदते टाइम चारवी ने पैसे 15,000 भर दिए थे, हाँ। अभी आज बेचे 25,000 में और पैसे मैंने कलेक्ट कर लिए। किसके पास आए पैसे? मेरे पास 25 माइनस 15, प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। वो हम दोनों को बिलोंग करता है। 5,000 मेरा है, 5,000 चारवी का है, करेक्ट। अभी मेरी बुक्स में पैसे मिले 25,000, है ना। इज दैट 25,000 माई इनकम? तो मैं बोलूंगा 25,000 आए हैं इन रिलेशन टू दिस बिजनेस, तो मैं बैंक टू लाइबिलिटी दिखाऊंगा, है ना। बट फिर मुझे रियलाइज हो 25 में से 5 में रख सकता हूं, तो 5 में माइनस कर दूंगा, लाइबिलिटी कम कर दूंगा, उतनी इनकम दिखा दूंगा, फ्यूचर में 20,000 मैडम को दे दूंगा, है ना। वैसा ही हुआ है, समझा? ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ गए सबको? शुड आई प्रोसीड अहेड? मेरे हिसाब से आई थिंक सम खत्म हो गया अभी। बोलिए। वो तो आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया ही हुआ है ना, कि एक पर्सन है जिसका 1000 है, उसका सिर्फ एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 50 पैसे है, तो 1000 में से 500 डूबने की संभावना है, तो वो स्पेशल प्रोविजन हो गया। जब भी ऐसा कुछ दे, और तू इसमें ऐसा भी नहीं है कि तू राइट ऑफ कर सकती है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेड है अभी भी, वो और भी धोखा दे सकता है और हो सकता है कम भी धोखा दे, तो इसलिए अभी तो तू प्रोविजन ही क्रिएट करेगी। इसको फर्दर बैड डेट्स ले सकता हूं क्या 500 को? नहीं, समझिए। चलो, आई थिंक और कुछ बचा नहीं है गाइस। हाँ, एक सेकंड रुक जा भाई, इसको खत्म कर लेता हूँ। ये मेरे को जीपी आया, ये नीचे ब्रॉट डाउन किया, सब हो गया था। नेट प्रॉफिट आया, इसको कैपिटल में प्लस कर दिया और मेरा बैलेंस शीट हो गया टैली। सबको समझा है? ये जर्नल एंट्रीज लिखना चाहेंगे लोग लिख लीजिए। तू इतने तेरा फर्स्ट वाले का डाउट बोल। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में which has been decided and settled with the party decided। अच्छा हाँ, तू बोल रहा है कि 1000 रुपए की पेमेंट हो गई है क्या, तो अपने को बैंक से लेस करना चाहिए। यार देख कैसा है, मैं इसमें तेरा पॉइंट समझ रहा हूँ, बट वही है, बैंक में जनरली गड़बड़ होती नहीं है। अगर पेमेंट हो गया होता तो वो पेमेंट रिकॉर्ड हो चुका होता, और अगर वो 1000 रुपया पेमेंट कर भी दिया है ना, तो अगर तूने पेमेंट किया है तो तूने क्रेडिटर्स टू बैंक ऑलरेडी पास कर दिया होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। बट मैं तेरा इसमें डाउट समझता हूँ, दिस इज अ वेरी जेन्युइन डाउट, आई डोंट डिनाई। हाँ, ये हो जाए लिख के तो आप अगला सम स्टार्ट कर सकते हैं। कई सब लोगों को एक बार व्हाट्सएप यूज करना पड़ेगा। ये हो गया ना लिख के? एक बार व्हाट्सएप पे ग्रुप में जाओ ना, मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का इमेज भेजा। मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रेजेंट करने के लिए नहीं है, मैं बनाने जाऊंगा तो स्क्रीन पे 15 मिनट वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा क्विकली उधर से ही गो थ्रू कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं फाइन, मैंने मॉड्यूल से आपका एक इमेज भेजा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है। सबसे पहले तो एक चीज है जो उन्होंने बॉटम में लिखी है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट साइड पे, वो आप टॉप पे भी लिख सकते हैं। एक ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। पहले डायरेक्ट खर्चे आप सोचिए गाइस, डायरेक्ट खर्चों में क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तीनों ऐड करके प्राइम कॉस्ट मिलता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वहां पे लिख सकते हैं, या बॉटम में लिखा है वो भी लिख सकते हैं। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स है, बाकी फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चे कुछ है तो, और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन या फैक्ट्री कॉस्ट। क्रेडिट साइड पे सबसे टॉप पे क्या लिखा है? बाय प्रोडक्ट्स एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कुछ भी अगर हम बाय प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उससे जो पैसा रियलाइज होता है वो हमारी कॉस्ट को कम करेगा कि नहीं करेगा, तो क्रेडिट साइड पे लिखा। क्लोजिंग WIP क्रेडिट साइड पे लिखा, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आया वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ या ना।
इधर देखिए स्क्रीन पे भी एक बार सोल्यूशन में भी दिखा देता हूं गाइज। यहाँ पे देखिए ये जो सम आप करने वाले हैं उसका सोल्यूशन सिर्फ पहले मैं ये समझा देता हूं। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग परचेजेस माइनस क्लोजिंग, फिर जो भी खर्चे हैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देने का। हाँ या ना, सब फैक्ट्री से रिलेटेड यहाँ लिस्ट डाउन कर देने का। करेक्ट गाइस। ओपनिंग WIP आई थिंक इस सम में है नहीं। WIP ओपनिंग WIP है क्या? क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है। और कुछ बाय प्रोडक्ट का सेल भी इस सम में नहीं है। तो बैलेंसिंग फिगर हमने कहाँ ट्रांसफर किया? ट्रेडिंग में। समझ रहा है सबको? लोग जाग रहे हैं क्या? हाँ, यहां पे गए, ये आ गया यहां पे, और फिर यहां पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा कि नहीं आएगा? देखो 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। आया ना? रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग यहां पे आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग होता तो यहां पे, क्लोजिंग यहां पे है। आया ना? है तो मैं देख नहीं पा रहा हूं कि या तो मिस हो गया होगा प्रिंट आउट में। एक सेकेंड ना बेटा, आप बोल रहे हैं ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग WIP है 3340 है, तो वो मिस हो गया यहाँ पे प्रिंटिंग में। आप चिंता मत कीजिए, हम जब सम सॉल्व करेंगे ना आपको उतने का डिफरेंस मिल जाएगा आंसर में। ठीक है, सॉल्व करेंगे ना यार, उसमें क्या है, चेक करेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। मैं तो बोल ही रहा हूँ आना चाहिए डेबिट साइड पे। ठीक है, अरे है ना? फिनिश गुड्स का ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, सेल्स यहाँ, और बैलेंसिंग फिगर GP मिल जाएगा। और बाकी P&L जैसे आप बनाते हैं और बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। सबको समझा है? एक सेकंड, कौन पहले कुछ बोला? कहाँ दिख रहा है? मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा, नहीं बट वो तो रॉ मटेरियल का आना चाहिए ना वहां पे 10460। हाँ तो वो अलग से दिखा देना। ठीक है, तुम अभी सोल्यूशन क्यों देख रहे हो? तुम तो तुम्हारा क्वेश्चन देख के सॉल्व करो ना। तुमको तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले, सोल्यूशन ही सॉल्व करना है। ठीक है ना? क्लैरिफाई हो गया सबको कैसे बनेगा? चलो गाइस, रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक का सब कहां जाएगा पता चल गया है। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए गाइस, वील स्टार्ट। एडजस्टमेंट्स क्या क्या चीजों में है? एक तो सब चीज का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और ये सब लाइबिलिटीज दी हुई है, मतलब इन सब चीजों में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं कि नहीं है? तो ऐड होके एक इफेक्ट यहाँ चले जाएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज। प्रीपेड लेस होके असेट, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। बैड डेट्स का प्रोविजन 1000 रुपए से बढ़ाना है, और 5/6 ऑफ ये सब आर एलोकेटेड टू फैक्ट्री। तो 5/6 हम डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, बचा हुआ 1/6 कहाँ डालेंगे? P&L में। सबको समझा? अरे है या ना? तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन आइटम जो हम देखते हैं वो क्या है? एडवर्टाइजिंग। एक सेकंड, इसको सब हटा देते हैं। एडवर्टाइजिंग, अरे इतना सब मार्क कर दिया था। एडवर्टाइजिंग सीधा जाके कहाँ लिखा बच्चों हमने? P&L डेबिट। नेक्स्ट लाइन आइटम, बैड डेट्स 1210 दिया और प्रोविजन 2000 दिया है। बोला है बैड डेट्स प्रोविजन 1000 रुपए से बढ़ाना है, तो आई थिंक क्लोजिंग प्रोविजन 3000 होना चाहिए। तो अभी देखो सोल्यूशन में हमने कैसे सॉल्व किया है। 1210 प्लस न्यू प्रोविजन आप 3000 लिखिए, माइनस ओल्ड प्रोविजन 2000 लिखिए। उसने नेट 1000 लिख दिया, कोई फर्क पड़ता नहीं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ओपनिंग 2 है, क्लोजिंग 3, तो नेट का एक इफेक्ट 1000 का आ गया। ये हो गया 2210। और इसी बहाने जो आपके डेटर्स थे 21,120 के, हाँ है ना, उसमें तो लेस क्या होएगा? क्लोजिंग प्रोविजन 3000, तो ये बचेगा 18120। इसलिए ये तरीका ना मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। यहाँ पे गाइस +3 -2 यही लिखना ज्यादा सेंसिबल है ना? 2 बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स जो क्या है 0, ऐड न्यू प्रोविजन जो कितना है 3000, लेस ओल्ड प्रोविजन जो कितना है 2000। है ना? समझा? चलो ना आगे। नेक्स्ट, मतलब अननेसेसरीली वो नया एक चीज, बैंक चार्जेस 240 है,
फिर क्या दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड ड्राइंग्स। तो कैपिटल अकाउंट 70,000 है गाइस, अगर करंट अकाउंट है तो सारे एडजस्टमेंट्स करंट के थ्रू ही होंगे। कैपिटल सीधा आउटर कॉलम में चले गया कि नहीं चले गया। करंट अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो पहले क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3246 है ना। ड्राइंग 16,000 है, वो माइनस किया, करेक्ट। अच्छा, अगर आप ऐसे प्लस माइनस करके कर रहे हैं और फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे डैश डालने का और असेट साइड पे जाके लिख देने का, ठीक है ना। चलो अभी के लिए आगे चलता हूं। डिस्काउंट दिया 824 क्रेडिट साइड पे, इनकम में लिख दिया पीएनएल में। फिर 7228 का फैक्ट्री पावर दिया है, तो फैक्ट्री पावर दिया है तो मैन्युफैक्चरिंग में 7228। इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है गाइस, 1124 मिला के 8352 हो गया। ये 1124 का दूसरा इफेक्ट कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 1124 आउटस्टैंडिंग उन्होंने अलग से इकट्ठा सारे दिखाए हैं, तो वो हम टिक मारते जाएंगे। नेक्स्ट 1800 का फर्नीचर दिया है, फर्नीचर के बारे में क्या एडजस्टमेंट है, डेप्रीसिएशन 5% है, करेक्ट। तो ये 1800 लिखा, 5% 90 रुपया डिप्रिशिएट किया, 1710 बचा, और ये 90 रुपए का पीएनएल में डेबिट साइड पे डिप्रिसिएशन भी डाल दिया, हाँ या ना। चलूं आगे। देखिए अभी लिखते बैठेगा ना तो फिर में से डाउट मत पूछना, आई विल नॉट एंटरटेन, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस। सबके लिए हाँ, ये अगर आप लिख रहे हैं और फिर आप मेरे से बोले मेरे को ये नहीं समझा है, तो यार फिर तो दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, मैं हर एक बच्चे के लिए वैसे करते रहूंगा। जनरल एक्सपेंस फैक्ट्री का 410 है, ऑफिस का 692 है, तो ये 692 हमने पीएनएल में डाला, इसमें 80 रुपये आउटस्टैंडिंग भी था, और 410 यहां डाला, इसमें 50 रुपये आउटस्टैंडिंग भी था। ये जो दो आउटस्टैंडिंग है 50 और 80, वो हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में भी डाल दिए। नेक्स्ट लाइन आइटम कितना है, इंश्योरेंस 1804 है, लाइट एंड हीट 964 है, सॉरी 5/6 और 1/6 को स्प्लिट करना है, तो इंश्योरेंस 5/6 यहां पे आया 1220 के, कुछ अलग अमाउंट आ रहा है लोगों को, हाँ, और बैलेंस 1/6 माने 244 यहां आया, लाइट एंड हीट का 214 यहां आया, और 1070 यहां आया। सबको समझा, सिर्फ 5/6 1/6 स्प्लिट किया है, कुछ नहीं किया। नेक्स्ट अच्छा, तो ये 1804 है, 1804 में से प्रीपेड पहले 300 रुपया डिडक्ट, 340 डिडक्ट किया, करेक्ट। तो कितना हुआ, 1804 में से 1464 बचा। 1464 को हमने 5/6 और वो स्प्लिट किया है, और ये 340 को असेट साइड में दिखा दिया गया, इस दूसरा इफेक्ट सबको समझा ना। जो ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस था पहले, तो उसमें से प्रीपेड हटाओगे ना गाइस, कभी भी 5/6 स्प्लिट करना हो या ऐसा कुछ भी स्प्लिट करना हो ना, तो पहले तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का एडजस्टमेंट दो, फिर जो फाइनल नंबर है उसको स्प्लिट करते हैं, हाँ या ना। तो 1804 में से 340 हटाया, वो 340 असेट में लिखा, और वो 1804 को हमने ऊपर 1804 माइनस 340 जो बचा उसको स्प्लिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ पे हैं हम, सैलरीज में ऑफिस नहीं, ऊपर और भी बाकी है ना मेरा, सॉरी। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 और नया 30 जून को खरीदा है हमने 4,000 का, करेक्ट। तो 30 एडिशन 4, अभी डेप्रीसिएशन 10% है, तो 30,000 पे 3,000 और 4,000 पे 6 महीने के लिए 200 रुपया हो गया, और ये 3,200 का डेप्रीसिएशन हम जाके लिख देंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट, फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया ना यार, प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट कौन सा है, परचेजेस 67336, तो ये यहाँ पे डाल दिया 67336 रॉ मटेरियल कंज्यूम में। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट 2170 है, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट जाके कुछ दिया है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, यहाँ पे पैकिंग मटेरियल्स 250 बचा हुआ है ना क्लोजिंग स्टॉक में, देख रहे हैं। तो हमने पीएनएल में खर्चा लिखा 2170, क्लोजिंग स्टॉक जैसे स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक होता है यार, 250 माइनस कर दिया, ये 1920 बचा, और ये 250 मैंने बैलेंस शीट में असेट्स में लिख दिया। कहाँ गया असेट में, अच्छा एक सेकंड, हाँ ये रहा, स्टॉक में 250 इंक्लूडेड है, करेक्ट। वही बोलूँ 250 कहाँ गया, थैंक्स। आगे चलूं, नेक्स्ट
रेंट एंड रेट्स और रिपेयर्स टू प्लांट, सॉरी मैं वही देख रहा था कहाँ है। रेंट एंड रेट्स के बारे में कुछ स्प्लिट करने को बोला है क्या? आउटस्टैंडिंग भी है, रुको एक बार देख ही लेते हैं। रेंट एंड रेट्स गाइस हमें 2972 है, 2972 में 772 तो आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड कर दोगे। फिर उसके बाद उसको 56 तो 16 स्प्लिट करना है कि नहीं करना है? 56 तो 16 इन्होंने स्प्लिट नहीं किया है, बट अच्छा रेंट एंड रेट्स का 3120 आया, यहाँ पे आया 56 और 16 यहाँ पे 624 आ गया, सही किया, समझा सबको? जो टोटल होता है उसको स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट लाइन आइटम, रिपेयर्स टू प्लांट 1570 सीधा हमने यहां पे डाल दिया मैन्युफैक्चरिंग में, करेक्ट। 7380 ऑफिस की सैलरीज है तो हमने पीएनएल में डाल दिया, करेक्ट। नेक्स्ट सेल्स है 158 का, ये ट्रेडिंग में डाल दें। गई सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेडिंग सेल्स जाता नहीं है, सिर्फ स्केल्स किसका जाता है? वो स्क्रैप या वो सब का, अभी हमने पढ़ा था ना कौन सा, बाय प्रोडक्ट्स वो सब का, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हमारी कम कर देते हैं। ये जितने भी अभी ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, हाँ, फिनिश गुड्स का जाएगा ट्रेडिंग में, और वर्क इन प्रोग्रेस का जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ये रहा, ये WIP का ओपनिंग स्टॉक अलग से लिखना चाहिए भैया, उसके साथ कंबाइन करना नहीं है। और फिर ये रहा फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 14760, करेक्ट, ट्रेडिंग में डेबिट। नेक्स्ट फैक्ट्री की वेजेस 41400 हमने यहां पे लिख दिया। डेटर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्या? 21120 किया है क्या डेटर्स? कर लिया ना, ये बैड डेट्स का प्रोविजन बढ़ाने की बात हुई थी तो डेटर्स हो गया होगा। नेक्स्ट 12300 के क्रेडिटर्स हैं, कुछ बोला है क्या क्रेडिटर्स के बारे में? तो 12300 सीधा लायबिलिटीज में लिख दूं क्या? नेक्स्ट ये इनर कॉलम में लिखा है, गलती से आउटर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट कैश एट बैंक कैश इन हैंड कहां जाएगा? असेट में 7852350। नेक्स्ट सारे क्लोजिंग स्टॉक दिए 7120 का मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का भी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा, पैकिंग मटेरियल का हम ऑलरेडी ले चुके हैं, आया ना? तो ये मैं गया मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ पे लेस 7120 रॉ मटेरियल का स्टॉक। वो WIP का क्रेडिट साइड पे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अरे हाँ है ना? और फिर फिनिश गुड्स का हमने ट्रेडिंग में लिखा, करेक्ट। और ये तीनों स्टॉक जाके मैंने यहाँ पे 1 2 3 ऐसे मत लिखना स्टॉक, या तो स्टॉक लिख के अंडरलाइन करके सब लिख देना, ठीक है? ऐसे लिखा तो एग्जाम में क्या मिलेगा? फॉर दिस एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, सेकेंड वाला ऑलरेडी हो गया, हर एक लाइन आइटम के साथ थर्ड और फोर्थ भी हो गया, मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। चेक करते हैं, ये भी आउटर कॉलम में आ जाएगा। बैलेंस करेंगे तो हमको ये मिलेगा, करेक्ट गाइस, वी विल गेट 130928 विच इज द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्शन, करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा डेबिट विल बी मोर देन क्रेडिट। ये यहां से जाएगा नीचे, यहां पे आया, हमारे पास ओपनिंग है, सेल्स है, क्लोजिंग है, और अभी FG प्रोड्यूस का ट्रांसफर कॉस्ट भी आ गया। क्या मिल गया? GP नीचे लेके गए, क्या मिल गया? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट करंट अकाउंट में प्लस कर दिया, करंट का आंसर मिल गया। अच्छा ये दो आउटस्टैंडिंग मैंने मिस कर दिए थे यहाँ पे टिक मारने, बस, और हो गया सम टैली। एनी डिफिकल्टी? डन? चलिए गाइस, विद दिस वी विल एंड द सेशन फॉर द डे। जिसको मैन्युफैक्चरिंग देखना है वो देख लीजिए, थोड़ा सा ही है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक है। डन? वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। मोस्टली संडे को अभी बता देता हूँ आपका, संडे के टाइम टेबल में अभी तक मेरा लेक्चर रखा गया है अगेन 7:30 to 12 वाला। अगर ऐसा होता है कि समहाउ संडे में अवेलेबल नहीं हूँ, शायद मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, तो देखेंगे कि अगर कोई और टीचर ले पाता है तो लेंगे, वरना छुट्टी रखेंगे, जैसे भी करेंगे वो आपको अनाउंस कर देंगे। ये वीक में क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स भी है, तो जो टीचर्स के डेज अवेलेबल है उस पर एग्जाम है, या ऐसे करके थोड़ा गड़बड़ हो रहा है,
क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, सब ब्रांचेस में ऐसा हो जाएगा कि वही 3 दिन लेक्चर लेना है तो टीचर्स तो लिमिटेड ही हो जाते हैं, तो वो एक इस वीक के लिए थोड़ा अनसर्टेनिटी रहेगा, वापस से नेक्स्ट वीक से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बट अपन पढ़ रहे हैं, अभी आपके पास 7 टॉपिक हैं, ये 7 का आपका संडे को टेस्ट भी रहेगा। मार्क्स क्या है कुछ भी ऐसे में से मत पूछो, इंस्टीट्यूट को डेली कॉल करके पूछ रहे हो क्या? नहीं ना, तो यहाँ पे भी उतनी ही अनसर्टेनिटी के साथ चीजें रहेंगी, ठीक है। देख, अगर वो पीडीएफ रेडी हो जाता है, एकदम ऑनेस्टली बोलो, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव एनपीओ है, क्योंकि वो सीखना बाकी है, बाकी सबका रिवीजन है। बाकी पूरा सिलेबस में नहीं भी कराऊंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम करके तो आ सकते हो अगर थोड़ा मेहनत करोगे तो। एनपीओ में तो मेरे को यार वही करना है ना कि एक बार सिखाना ही बाकी, तो प्रेफरेबली फर्स्ट एनपीओ, ठीक। हाँ यार, मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, मैं जानता हूँ तुम 2 बार से कैरी कर रहे हो, एक और बार कैरी कर लेना जब भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। अगर या तो उससे पहले मेरे को रात को पूछ लेना सर कल कैरी करे क्या, तो अगर पीडीएफ रेडी हो गया होगा तो मैं हाँ बोल दूंगा, ठीक है। चलो गाइस, दैट्स इट।